चलो कोई बात नहीं, ओके। सो मीनिंग हम कर चुके हैं, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, स्कोप हम आज करेंगे, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन वी हैव ऑलरेडी डन, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट हम कर चुके हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस हमने कर लिया था, इसके अलावा कुछ किया है? इतना ही हुआ है। आज फटाफट अपन करेंगे सबसे पहला पॉइंट अपना स्कोप, स्कोप खत्म करके अपन जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चल कौन किसका बताऊं? इनहेरेंट लिमिटेशंस का 5th पॉइंट, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, अच्छा ओके। देखो चलो पहले हल्का सा इनहेरेंट लिमिटेशन रिवाइज करते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस की हमने बात करी थी बेटा, मुझे अब हल्का सा आइडिया दो अपन ने क्या बात करी थी। इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या था? कमियां, किसमें कमियां? ओके, कुछ ऐसी अंदरूनी कमियां जिसके कारण ऑडिटर अपना रिस्क क्या नहीं कर पाता, जीरो नहीं कर पाता। वो मिनिमाइज कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन जीरो नहीं कर पाता है। तो वो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी। इसमें से पहली लिमिटेशन क्या थी? नेचर ऑफ, कि भाई जिसकी ऑडिट में कर रही हूँ, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिस रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट जजमेंट क्या है, इन्वॉल्व है, और उसके कारण मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने में क्या हो जाती हूँ, असमर्थ हो जाती हूँ। उसके बाद सेकंड आपने देखा था क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स में लगा सकती हूँ, मतलब जो भी चेकिंग करने के लिए प्रोसीजर्स में लगाती हूँ, एविडेंस मांगती हूँ या किसी भी तरह का कोई भी चेकिंग करती हूँ, उसकी भी क्या है, अपने आप में लिमिटेशन है। ओके, मेरे पास कुछ लीगल लिमिटेशन है, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, जिनके कारण मैं कंप्लीट एविडेंस शायद कभी नहीं जुटा पाऊं और उसके कारण एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाऊं। तीसरा क्या पढ़ा था आपने? ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, की ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे फर्क हैं और इसके कारण जरूरी नहीं है कि हर बार मैं 100% एविडेंस जुटा के एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाऊं। आगे टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया था कि अपने को ऑडिट करने के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है और उस लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, अपना रिपोर्ट इश्यू करना पड़ता है। और उस लिमिटेड टाइम का यूज करके जरूरी नहीं है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर पाए, इसीलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें टाइम और कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ता है कि इस समय में मेरी जितनी लागत लग रही है, एफर्ट्स की, मनी की या जिस भी चीजों की, उसके अकॉर्डिंग मुझे बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो ये भी पॉइंट हमने देखा। और एक लास्ट हमने देखा फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स आपको वापस से समझाना है क्या? चलो तो एक बार वापस से पढ़ते भी है, पढ़ो, छोड़ो मैं पढ़ती हूँ। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में इफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। एडवर्स इवेंट में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। The business may cease to exist in future due to change in the market condition, emergence of new business model or products due to onset of some adverse event. देखो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है ये, कि जब भी हम ऑडिट करते हैं और हमारे ऑडिट पर, हमारे डिसीजन पर, हमारे ओपिनियन पर हजारों लोग क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, और उसके लिए उस पर रिलाई करके वो अपने फ्यूचर का क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लेकिन ऑडिट तो मैंने करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर करी है, मैं करंट पोजीशन पर बोल रही हूँ कि सब कुछ ट्रू और फेयर है या फिर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई एडवर्स इवेंट कंपनी के साथ घट जाए, नियर फ्यूचर में ही क्या हो जाए, कोई एडवर्स इवेंट घट जाए, जिससे कि इतना एडवर्स भी हो सकता है कि कंपनी का जो रनिंग है, कंपनी का जो गोइंग कंसर्न है, वो ही क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए। पर उस चीज के बारे में मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, और अभी की सिचुएशन पर लोगों ने क्या ले लिया है, आगे का डिसीजन ले लिया है, पर फ्यूचर इवेंट तो हमेशा ही उनको क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। तो इतना एडवर्स इंपैक्ट भी फ्यूचर इवेंट्स का कभी कभी हो सकता है, जिस पर मैं कोई भी क्या नहीं दे रही, अपनी ओपिनियन नहीं दे रही हूं। इसलिए फ्यूचर इवेंट्स भी क्या करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना बेटा, ऑडिटर कभी भी किसी कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी को अश्योर नहीं करता। ठीक है, ऑडिटर का काम सिर्फ ये बताना है कि ये जो 4 पेज है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रू और फेयर है या फिर नहीं है, ये सच्ची बात बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये फेयर बात बता रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। मैं किसी फ्यूचर की गारंटी कभी भी नहीं देती। ठीक है, ओके, और ये बहुत क्लियर बात है कि हम फ्यूचर की गारंटी नहीं देते हैं। आज आपको करना है स्कोप। स्कोप के लिए मेरे पास एक छोटा सा चार्ट है, हम उस चार्ट से करेंगे पहले बेटा। उससे क्या थोड़ा लैंग्वेज आपको समझने में आसानी हो जाएगी। किसमें, किसमें, इनहेरेंट में लास्ट में ले अपन,
आज पहले कंटिन्यू कर लेते हैं स्कोप वाला, फिर ना कोई भी टॉपिक नहीं हो पाएगा, मैं लास्ट में लेती हूँ ये वाला, ठीक है। चलो देखो, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब क्या होता है, फटाफट एक चार्ट से पढ़ोगे, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है मैं ऑडिट में क्या चेक करूं, कितना चेक करूं और कैसे चेक करूं। 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट तुमने पढ़ा है कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है और तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने आइटम होते हैं, बैलेंस शीट में हजारों आइटम है, पीएनएल में तो पता ही नहीं कितने दुनिया भर के आइटम्स है, उन सबकी तुम्हें क्या करनी है, चेकिंग करनी है। टाइम मेरे पास लिमिटेड है, देना मुझे ओपिनियन है, रिपोर्ट मुझे इशू करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है स्कोप तो मेरे को मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे इतना चेक करना है, इस तरह से चेक करना है और यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो यही बता रहा है कि आपके ऑडिट का स्कोप क्या है, आप कितना चेक करो, कितना और क्या चेक करो और कैसे चेक करो। हो सकता है 1000 आइटम मेरे पीएनएल में, मैं 1000 ना चेक करूं, तो क्या चेक करूं। ओके, उस 1000 में से भी समझो सेल्स का अकाउंट है, सेल्स के अकाउंट में आप इमेजिन कर सकते हो कितने ट्रांजैक्शन रहते हैं, तो उसमें से भी कितना चेक करूं और कैसे चेक करूं, कौन से प्रोसीजर्स लगाकर मैं चेक करूं। ये क्या है, आपका स्कोप है। समझ में आ गया टॉपिक, आगे बढ़े, अंदर जाएं। चलो, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। पहला है चेक ऑल द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आंसर है आपका, क्या चेक करूंगा, ठीक है। क्या चेक करूं कि भाई एसेट चेक करूं, लायबिलिटी चेक करूं, एक्सपेंस चेक करूं, रेवेन्यू चेक करूं, तो आंसर क्या है, वी हैव टू चेक ऑल द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरियाज को एस्पेक्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। एरिया का मतलब आपको पता है ना, जैसे बैलेंस शीट में डेटर एक क्या है, एरिया है, क्रेडिटर एक क्या है, एरिया है, कैपिटल एक क्या है, एरिया है, डिबेंचर सॉरी आपका लोन वाला क्या हो गया, एक एरिया हो गया। वैसे ही पीएनएल में भी हर एक आइटम अपने आप में क्या है, एक एरिया है। तो यू हैव टू चेक ऑल द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपके बैलेंस शीट के सारे एरियाज, आपके पीएनएल के सारे एरियाज, आपके नोट्स टू अकाउंट्स के भी सारे एरियाज। तो क्या चेक करूं, ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द एरियाज। ओके, आगे बढ़ेंगे। चेक वेदर इंफॉर्मेशन इन दोज एरियाज इज रिलायबल और नॉट। क्या बोला है आगे, चेक वेदर इंफॉर्मेशन इन दोज एरियाज इज रिलायबल और नॉट। तो भाई अब मैं कितना और कैसे चेक करूं, मुझे बेसिकली मेरे स्कोप में ये आता है कि मुझे ये देखना है कि जितना भी एरिया मैं चेक कर रही हूं उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो रिलायबल तो है क्या। रिलायबल क्या होता है, रिलायबल का मतलब बताओ ना। ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या जो इंफॉर्मेशन मुझे इन एरियाज में दिख रही है वो रिलायबल है, रिलायबल होगी तो ही तो चेकिंग के लिए आगे बढ़ूंगी ना। अगर वो इंफॉर्मेशन ही मुझे रिलायबल नहीं लगेगी तो मैं आगे उसकी डीप चेकिंग करके क्या करूंगी। मुझे दिख रहा है कि यार ये चीज कुछ झूठी है, कुछ बकवास है, आगे डीप चेकिंग करके करोगे क्या उसका। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उस एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है। पर मैं रिलायबल है या नहीं है ये कैसे चेक करूं, दो तरीका, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग और दूसरा डू इंक्वायरी टेस्ट एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। सबसे पहले किसी भी चीज की रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करने के लिए आप देखोगे अकाउंटिंग चेक, वहां उस कंपनी में अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही है। अगर वो अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है तो कहीं ना कहीं डेटा भी आगे जाके कैसे जनरेट होगा, रिलायबल जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनल कंट्रोल का चेक। यहां पे रुकेंगे थोड़ा सा। इंटरनल कंट्रोल ये शब्द मैंने हल्का सा तुम्हें बताया है, पहले बताया है ना, क्या बताया था, क्या बताया था। सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं होती है, बायोमेट्रिक्स वाला शायद अपन ने एग्जाम्पल लिया था इंटरनल कंट्रोल पे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। देखो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मानो कि तुम एक कंपनी में बैठे हो, ओके, और तुम बहुत सारे एम्प्लॉइज हो, फाइन, और मैं ऑडिटर हूं, मैं जस्ट अभी एंटर कर रही हूँ, ओके, या कोई और ऑडिटर बनो, चलो आ तू आ, चल भर जा भर जा, जल्दी जा जल्दी, टाइम इतना ही अपने पास। बाहर निकाल दिया ऑडिटर को, है ना। तो वो सोनम अभी ऑडिटर है, ठीक है, सोनम पानी पीने मत चली जाना, ओके फाइन। बंद कर दे, हमारा गेट बंद कर दे एक बार, बंद कर दे भाई। देखो इस कंपनी की मैं डायरेक्टर हूं, ठीक है, और आप सारे क्या हो, एम्प्लॉइज हो, फाइन। अभी आप जब सोनम आएगी तो आप आपस में क्या करते रहोगे,
बातें करते रहोगे डेफिनेटली, ओके। और आप लैपटॉप पे काम करते रहोगे, ठीक है। अभी सोनम को बुलाते हैं, देखते हैं कि क्या पूछती है, ऑडिट करने आ रही है। आजा सोनम, आजा आजा, ऑडिटर है, ढंग से तो हाँ ओके, आ जाओ। तुम ऑडिटर हो, ठीक है, तुम्हें चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तुम आओ मुझसे बात करो, मैं डायरेक्टर हूँ। बताओ, ये ऑडिटर है हमारे। हाँ यस, क्या करना है आपको? ओके ओके, तो नमस्ते ऑडिटर मैम, ऑडिटर साहब ही बोलते हैं, चाहे मैम हो चाहे कोई भी हो। तो नमस्ते ऑडिटर साहब। ओके, सो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है, ठीक है। ये हमारे सारे एम्प्लॉइज हैं, इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आपको अगर और कोई जानकारी भी चाहिए तो मांग सकते हो, ठीक है। दिमाग लगाओ, ऑडिट कैसे करेगी? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। सीधा तो स्टेटमेंट ले लेगी जाके? क्या सोनम आके सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेगी? हाँ, मुझसे कोई बात नहीं करूंगी डायरेक्टर से 2-5 मिनट बैठ के? बोलो, करेगी ना? बोल, बोलो बोलो। कंपनी में सीधा आके ऑडिट करना चालू कर देते हैं क्या? अरे लाओ रे, पेज लाओ 2-4, हाँ बैलेंस शीट चेक कर देती हूँ। तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो उस बात को। ओके ठीक है, तो सोनम कह रही है कि मैम सबसे पहले मैं आके थोड़ी सी आपकी कंपनी के बारे में क्या लूंगी, जानकारी लूंगी। यार डेफिनेटली, तुमको पता भी नहीं है कि वो मेरी कंपनी काम क्या करती है, कैसे करती है, बिजनेस क्या करती है, तुम मेरे एफएस की ऑडिट कैसे कर सकते हो? दैट्स इम्पॉसिबल। ओके, जानकारी लो। तुम पूछो, तुम्हें क्या जानकारी चाहिए? हाँ, सोचो, दिमाग लगाओ। कोई और बता सकता है? कोई और रोल प्ले करना चाहते हैं ऑडिटर का, जिसको लगता है मैं कॉन्फिडेंटली आके क्या जानकारी लेगी सोनम? हाँ हाँ ओके, सो मेरी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम लोग ना स्टील से कुछ तो मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे, मेरा टर्नओवर साल का 100 करोड़ का टर्नओवर रहता है अपना, और प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 6% के अराउंड रहता है। और 25 एम्प्लॉइज हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इनके ही पास है। जाओ ले लो, जाओ ले लो। ये तो हमारे एम्प्लॉइज है जो कि बातें कर रहे हैं और जो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। आजा आजा आजा, अब कैसे चेकिंग करेगी इसकी? तो ऐसे ऐसे, चलो मैं बताती हूँ, चलो मैं बताती, एक बार बैठ जाओ, देखो ऑडिटर आया, ऑडिटर ने आते ही सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टिक 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 चालू नहीं कर दी, ये सही है, ये गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है। नो, सबसे पहले उसको कुछ प्रीलिम चीजें करनी जरूरी होती है, जैसे कि उसको इंफॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी होती है उस एंटिटी के बारे में। जब तक कि उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी उस एंटिटी की, वो कैसे आगे बढ़ेगा बेटा, है ना। जब भी कोई ऑडिटर अंदर आता है ना, सबसे पहले अपनी नजरों से ये दिखता है कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है कंपनी का। अभी इंटरनल कंट्रोल क्या भला है? अभी जस्ट मैंने आपको थोड़े टाइम पहले किसका एग्जाम्पल दिया था? किसका किसका एग्जाम्पल दिया था इंटरनल कंट्रोल के अंदर? हाँ, बायोमेट्रिक का एग्जाम्पल दिया था। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें लेके बताती हूँ इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। देखो, समझो कि एक कस्टमर मेरे पास आया, ओके, सेल हुई, कस्टमर मेरे पास आया, मैंने सामान निकाल कर दे दिया, उसने मुझे पैसे दे दिए, पैसे लिए भी मैंने, एंट्री भी मैंने ही चढ़ाई है, शाम को जाके जमा भी मैं ही करा के आ रही हूँ। क्या ये चीज सही है? तुम्हें पता है मैं पूरा ट्रांजैक्शन खा सकती हूँ। सारी सेल के कंट्रोल किसके हाथ में? मैं एक एम्प्लॉई हूं और मेरे ही हाथ में सेल करना, पैसे लेना, जमा करना, एंट्री करना, जमा करा के आना शाम को बैंक में। सारा ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड किसके पास है?
एक मेरी अकेली के पास है। क्या ये बात अच्छी है? हाँ, इसका मतलब इस पोजीशन में मैं बोलूंगी सेल्स पर इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है? खराब है। ओके, सेल्स पर इस कंपनी का आईसी कैसा है? खराब है। ओके, जैसे कि बायोमेट्रिक्स नहीं था, मुझे सैलरी देनी पड़ती है मेरे एम्प्लॉयज को, जहां पे तुम्हें पता है बहुत सारी जगह पे वर्कर्स डेली वेज पर भी काम करते हैं, 600 700 वर्कर चाहिए होते हैं, वो डेली वेज पर काम करते हैं। ओके, मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, उनकी अटेंडेंस ही नहीं हो रही है, और लास्ट में आके सबको दिन के लास्ट में 600 रुपए 500 रुपए जो भी होता है सबको देती जा रही हूँ। ओके, क्या डमी एम्प्लॉयज हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। उस केस में क्या बोलूंगी कि एम्प्लॉयज पर इस कंपनी का आईसी अच्छा नहीं है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है बेटा? वो सारा सेटअप, वो सारे प्रोसेस जो कि कंपनी लगाती है हर एक एरिया पे, ताकि उसमें कम से कम फ्रॉड हो सके, कम से कम गलतियां हो सके। यही अगर मैं सेल्स में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, नाम सुना है तुमने बीएसटी में? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब एक काम को दो लोगों में बांट दो ताकि दोनों का आपस में चेक बनता रहे एक दूसरे पर, ठीक है? दैट इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। यही अगर सेल्स में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाकर रखती तो क्या उस पे आईसी अच्छा होता? डेफिनेटली होता। तुम्हें पता है जब मैं ऑफिस में काम करती थी उस टाइम पर जो लैपटॉप्स होते हैं ना वो सब कंपनी वाले ही देते हैं, उनके पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं कंपनी के, और मतलब उसमें डेटा भी क्योंकि कंपनी का होता है तो अपन अपना पर्सनल यूज भी नहीं ले सकते उसको। उसमें क्या सिस्टम था, उसमें हर 30वें दिन, हर 30th डे ना एक मैसेज आने लगता था, यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड। मतलब वो पूरे दिन पॉपअप करता रहता था जब तक ये वो पासवर्ड क्या नहीं कर लेते थे हम लोग, चेंज नहीं कर लेते थे। क्यों ऐसा, क्यों उसमें सिस्टम लगा रखा था कि हर 30 दिन से एम्प्लॉय को पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा? मैं नहीं चाहती चेंज करना, पर फिर भी मुझे करना ही पड़ता था, अदरवाइज वो एक पॉइंट के बाद हैंग हो जाता था, वो वर्क ही नहीं करता था जब तक कि पासवर्ड चेंज नहीं होता था। ये क्या है? हाँ, कंट्रोल है। एग्जैक्टली, कंपनी ने कंट्रोल लगा रखा है किस चीज पर? डेटा सिक्योरिटी पर। हाँ, सबको पता है एम्प्लॉयज आपस में इतनी बातें करते हैं, इतनी चीजें शेयर होती है, आसपास बैठे रहते हैं, ना चाह के ना चाह के भी हो सकता है मेरा पासवर्ड किसी ने देखा हो। अगर उसको रेगुलरली चेंज करते रहेंगे तो क्या डेटा लॉस के चांस कम होंगे? डेफिनेटली कम होंगे, पक्का कम होंगे। तो ये उन्होंने उस डेटा पर क्या लगा दिया? एक कंट्रोल लगा दिया। ओके, तो वहां पर मैं बोलूंगी डेटा पर इस कंपनी का आईसी कैसा है? बहुत अच्छा है, एक कंट्रोल लगा रखा है। तो कभी भी बेटा आप ना डायरेक्टली जाके डेटर की चेकिंग नहीं करते, क्रेडिटर की चेकिंग नहीं करते, पेरोल की चेकिंग नहीं करते, पहले इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करते हो। इसकी चेकिंग करते हो? डेफिनेटली। सोचो, अब एक बात बताओ, अगर मुझे सेल्स में इंटरनल कंट्रोल बुरा दिखा था ना, अभी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं थी, मुझे बुरा दिखा, क्या मैं अब सेल की ज्यादा चेकिंग करूंगी या कम चेकिंग करूंगी? तुमने खुद नहीं आंसर दिया है, क्या करोगे? तू आई थी, तेरे को दिखा कि सेल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो अब तू सेल्स वाले एरिया की ज्यादा चेकिंग करेगी कम करेगी? ज्यादा। और यही तू आती और तुझे दिखता कि यार सेल्स पर A1 इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, बिना ऑथराइजेशन के कोई सेल नहीं हो रही है, हर चीज पर क्या लगा रखा है? कंट्रोल लगा रखा है, तो सेल की कम चेकिंग करके भी क्या हो जाती? संतुष्ट हो जाते। ऐसा ही होता है, जनरल सी बात है। ओके, ये इंटरनल कंट्रोल का क्या है? महत्व है, इंपॉर्टेंस है। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल कंपनी में होगा उसके हिसाब से ही मैं मेरी आगे की क्या करूंगी? चेकिंग करूंगी। अगर इंटरनल कंट्रोल बुरा दिखेगा, चेकिंग में बीप करूंगी। अगर मुझे आईसी अच्छा होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उस कंपनी पर, तो मैं मेरी चेकिंग को थोड़ा एवरेज भी रख सकती हूँ। इसका मतलब मुझे कितनी चेकिंग करनी है, कितनी चेकिंग करनी है, ये किस पर डिपेंड हो गया? सीधा सीधा उस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड हो गया। कुछ गलत बोला है क्या मैंने कुछ भी? इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा कि आप उस कंपनी का डेटा रिलायबल है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे? उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल देखकर पता कर सकते हो। और अकाउंटिंग तो खैर मुझे देखनी है, उसमें तो डाउट ही क्या है, लेकिन उसका इंटरनल कंट्रोल भी मुझे देखना पड़ता है। क्या एकदम हम क्लियर है आईसी क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ऑल दैट? कोई दिक्कत है उसके अंदर? चलो, वेरी गुड। और फिर ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल कंट्रोल के बाद तो मुझे मेरे प्रोसीजर्स लगाने ही पड़ेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज को चेक करने के, जैसे कि आप उसका रिकैलकुलेशन कर सकते हो, चेक करने का तरीका है, लोगों से इंक्वायरी कर सकते हो, चेक करने का तरीका है, और अदर प्रोसीजर्स भी लगा सकते हो। पूरे ऑडिट में हमें प्रोसीजर्स ही पढ़ने हैं बेटा कि क्या क्या प्रोसीजर लगाते हैं हम कौन से एरिया को चेक करने के लिए। सो बेसिकली
लेकिन इस काम को करने से पहले क्या करना है तुम्हें? आईसी की चेकिंग। ओके, तो हम कहां थे बेटा? क्या चेक करना है? ऑल द एरियाज। कितना कैसे चेक करना है? फर्स्ट यू हैव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा बाय चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग, और दूसरा डूइंग द टेस्ट इंक्वायरी एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर? आगे बढ़े, चलो। और लास्ट में आता है चेक ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एंड क्लासिफाइड। देखो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। मतलब तुम खुद सोचो, एसेट में कोई भी चीज, मानो कि तो तुम्हारे डेटर्स में 15 लाख रुपए दिख रहे हैं, और एक लोन्स एंड एडवांसेस भी आता है ना, एक पॉइंट आता है ना, एसेट के अंदर ही तो आता है, उधर आता है। लोन्स एंड एडवांसेस में दिख रहा है 2 लाख। बैलेंस शीट का टोटल तो अभी भी कितना होगा? 17 लाख। लेकिन यही पिक्चर में उलट दूं, लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाऊं 15 लाख और डेटर में दिखाऊं 2 लाख, अभी भी बैलेंस शीट का टोटल तो कितना है? पर क्या ये पिक्चर चेंज नहीं होगी? पूरी पिक्चर चेंज हो गई। 15 लाख के लोन्स एंड एडवांसेस। इतनी छोटी सी कंपनी जहां सिर्फ 2 लाख के डेटर्स बन रहे हैं, वहां पे 15 लाख के तुमने एडवांसेस दे रखे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। इतना भरोसा लोगों पर, वाह। पूरी पिक्चर ही क्या हो गई? बदल गई। तो क्लासिफिकेशन भी चेक करना बहुत 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 क्या है? जरूरी है। और इसमें यही छोड़ो ना तुम, लोन्स इधर वाले, बोरोइंग्स वाले, लाइबिलिटी वाले, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 4 लाख है, लॉन्ग टर्म में 14 लाख है, टोटल कितने हो गए? उल्टा कर दो, पिक्चर चेंज नहीं हो जाएगी क्या? शॉर्ट टर्म जस्ट तुम्हें 14 लाख पे करने एक साल के अंदर अंदर, और एक तुम्हें 4 लाख पे करने एक साल के अंदर अंदर। क्या पिक्चर बदल गई? क्लासिफिकेशन इतना जरूरी है। अभी अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चा? क्या पढ़ा था? इंफॉर्मेशन, चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, खाली फिगर चेक करके कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाता है स्कोप में? कितना चेक करूं, कैसे चेक करूं? चेक द प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे? कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड्स। सबसे बेस्ट तरीका है ना? टेलीफोन का एग्जांपल देना यार, ठीक है। मैं जब चेकिंग कर रही थी, एविडेंस जुटा रही थी, मुझे बहुत सारे टेलीफोन बिल्स मिले, पर पीएनएल में कहीं टेलीफोन एक्सपेंस नाम से कोई एक्सपेंस ही नहीं है। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा क्या? इतने बिल्स हैं तो ये खर्चा पीएनएल में क्यों नहीं चढ़ा हुआ? ऑब्वियस सी बात है। हाँ, एक और एग्जांपल देती हूँ इसका तुम्हें। तुम जैसे ही, ये ना तुम्हें आगे मैं पूछूंगी, पॉइंट याद रखना, ठीक है? ये एपी में आएगा, एक चैप्टर आएगा तुम्हारे पास। तुम जैसे ही कंपनी में एंटर हुए, तुमने नीचे देखा पार्किंग में ना बहुत बड़ी सी ऑडी खड़ी है, ठीक है? तुमने वॉचमैन से पूछ लिया कि भैया ऑडी किसकी है? तो वॉचमैन ने बोला कि कंपनी की है। ओके, तुम ऊपर गए, रिसेप्शन पे पूछा कि ना एक एक दो दो ऑडी खड़ी थी नीचे, किसकी है? कंपनी की है, कंपनी की है, ठीक है? अब तुम उसका पीएनएल चेक करने बैठे हो, तुमको उसके एसेट में भी दिख रही है, वो उसकी है तो उसके एसेट में भी दिख रही है। तुमने पूरा पीएनएल चेक कर लिया, तुम्हें एक भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दिखा उस ऑडी का। करने को तो तुम क्या कर सकते थे? पूरा पीएनएल चेक कर लो, जितने भी एक्सपेंस दिख रहे हैं सबके एविडेंस जुटा लो और बोल दो पीएनएल क्या है? ट्रू एंड फेयर है, बात खत्म। पर तुमने कंपैरिजन किया, दिमाग लगाया कि नीचे ऑडी खड़ी है, एसेट में वो दिख रही है, डेप्रिसिएशन तुम उस पर चार्ज कर रहे हो, तो उसका खर्चा क्यों नहीं दिखा रहे हो? उसका खर्चा पीएनएल में क्यों नहीं दिख रहा? इस तरह से चेकिंग करता है बेटा ऑडिटर, ठीक है? ये माइंड होता है ऑडिटर का। ये उसने चेक किया किससे? रिकॉर्ड से कंपेयर करके। तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके रिकॉर्ड से क्या कर रहे हो? कंपेयर करो। टेलीफोन बिल्स मुझे दिखे, एक्सपेंस नहीं दिखा, मैंने रिकॉर्ड से कंपेयर किया तो ही तो पता चला ना। मुझे गाड़ी दिख रही है, खर्चा नहीं दिख रहा। ओके, तो चीजों का रिकॉर्ड से क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है? और कैसे चेक कर सकते हो? मैनेजमेंट का जजमेंट वगैरह भी हमें देखना पड़ता है बेटा, तो ही उसे समझ में हमें आता है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को प्रोविजन बना रखा है, कितना किस चीज का, या फिर कितना उन्होंने डेप्रिसिएशन किस हिसाब से चार्ज कर रखा है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का जजमेंट भी कंसिडर करना पड़ता है। सो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है दैट यू हैव टू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एंड क्लासिफाइड। कैसे करोगे ये काम? बाय कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड्स एंड कंसिडरिंग द मैनेजमेंट जजमेंट। ये दोनों काम करके आप डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन को भी वेरीफाई कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक किसका है? आपका स्कोप, ठीक है?
स्कोप अगर एक्चुअली हम डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, इससे भी कम ही लिखा हुआ है मुझे लगता है बुक में, लेकिन समझने में थोड़ी सी क्या होती है, तकलीफ होती है। मुझे लगता है तुम्हें समझने में तकलीफ नहीं होगी। एक बार हल्का से रिवाइज करेंगे। क्या चेक करना है? स्कोप। स्कोप को कैसे चेक करोगे? चेक ऑल द एरियाज या एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको कैसे चेक करोगे? बाय चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे? दो तरीकों से। पहला क्या है? हाँ, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग चेक करके, प्लस टेस्ट एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर करके। लास्ट क्या करेंगे? डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन चेक करेंगे बाय कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड्स एंड कंसीडरिंग द मैनेजमेंट जजमेंट। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ये क्या हो गया भाई? ऊपर है क्या? किधर गया? ये रहा। चलो देखो, अब तुम्हें फटाफट समझ में आ जाएगा, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा इतना। पहला पॉइंट क्या है स्कोप का? कवरेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? अभी अपन ने समझा है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल द एस्पेक्ट, या इसको एरिया भी तुम बोल सकते हो, ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा चेक करेंगे हम रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये अपना सेकंड पॉइंट पे अपन आ गए हैं। Auditor should reasonably satisfied that information contained in the accounting records and other sources data is reliable and provide the sufficient basics for the preparation of FS। ठीक है, उसको satisfy होना पड़ेगा कि जितना भी डेटा है जिसके हिसाब से FS बने हुए हैं वो reliable है। वो चेक कैसे करेगा? For this purpose, auditor is required to study and assess the accounting system and internal control। लाइन एक ही है, मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है। उसके बाद proper disclosure and of the financial statement, auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement in compliance with the applicable statutory requirement। इसका मतलब जो लॉ, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है बेटा? लॉ में पढ़ा होगा ना, ये शब्द तो रोज पढ़ते होंगे तुम लॉ के अंदर, है ना? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। ओके, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉफुल। ओके, सो जितनी भी लॉफुल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर क्या चेक करेगा? इज रिक्वायर्ड टू असेस द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द इंटरनल कंट्रोल। प्लस इसमें तुम पॉइंट ऐड कर लो अगर नहीं है तो, ये वाला। एक मिनट, नहीं है, they have। एक मिनट। Ensuring that FS properly summarize the transaction and event recorded therein, considering the judgments made by the management in preparation of the financial statement। वो disclosure को check कैसे करेगा? By considering the management judgment, and auditor should also evaluate whether accounting policies selected by the management are proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis। इसका मतलब जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने लगा रखी है वो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। ये पॉइंट मेरे अकाउंट्स में भी आता है ना? हर साल आप अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बदल सकते, आता है ना? फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आप उसे बदलते हो तो वो कुछ ना कुछ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए होनी चाहिए, या फिर कोई ना कोई लॉ को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। ओके, तो ये भी क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर का ही एक क्या हो जाता है, तरीका हो जाता है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो। इन्होंने ये एग्जाम्पल है कि तुम क्या देखोगे, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि कंसिस्टेंसी देख सकती हूँ मैं अकाउंटिंग पॉलिसी की, कि उसने हर साल सेम पॉलिसी ही लगा रखी है। ये है आपका स्कोप। आपको समझ में आया? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम ये, अच्छा ये 2 पॉइंट और है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। चलो, तुम्हें पता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन तो होता है ना? अरे ये जमीन है, कितने की है, वैल्यूएशन तो होगा। तुम कर लो, कर सकते हो सीए बनने के बाद? क्या मैं कर सकती हूँ? नो, मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं करी, जमीन जायदाद वैल्यूएशन करने की। वो एक्चुअली करते हैं वो सब चीजें। ठीक है, ओके। अब जो चीज मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है, उसके लिए लोग मुझे अगर आकर बोले लैंड दे रखी है 10 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट में, मुझे वैल्यू नहीं करनी आती यार, मैं एक्चुअली का पढ़ाई नहीं करी हूँ। ठीक है, वो काम कौन करेगा? वैल्यूअर करेगा। ठीक है, अभी वैल्यूअर तो मैं हूं नहीं, तो मैंने किसी बाहर के वैल्यूअर से वैल्यू करवा ली। ठीक है, 10 करोड़ की 10 करोड़ दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझ पे क्वेश्चन आ रहे, तुमने क्यों नहीं करी? तुम्हें करनी चाहिए थी, या तुमने गलत करी, तुमने सही करी?
मुझसे मेरी कॉम्पिटेंस की बाहर की चीजों की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। मैं ऑडिटर हूं, भगवान नहीं हूं। जो चीज, जो एरिया, जो बात, जो चेकिंग मेरी कॉम्पिटेंस के बाहर आती, कॉम्पिटेंस का मतलब समझते हो ना, मेरी क्षमता के बाहर आती है, उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। और बताती हूं, प्रोविजंस अपन बनाते हैं एम्प्लॉइज के, लीव कंपेंसेशन का, ग्रेचुइटी का, तुम्हें लगता है तुम कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये छोटे मोटे अकाउंट्स में जो तुम पढ़ते हो ना, ये बहुत नॉर्मल है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनता है, दो प्रोविजन होते हैं ना, शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर पता नहीं कौन से पीएफ फैक्टर लगते हैं, पता नहीं कौन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगते हैं, अपन तो कभी जिंदगी में ही वैल्यू नहीं कर सकते उनको। अपन पता है क्या करते हैं एक्चुअल लाइफ में, हम जब चेकिंग करते थे, एकदम मेरे खुद की करी हुई चीजें ये सब, तो सारा प्रोविजन का जो डेटा होता था, जो जो चाहिए होता है एक्चुअली को, वो निकाला, कंपनी से लिया, उसको भेज दिया, वो रिपोर्ट बनाकर भेज देता है। उसकी रिपोर्ट से बैलेंस शीट का फिगर मैच करता है तो सही है, नहीं तो नहीं है। का मतलब मेरी कॉम्पिटेंस में जो नहीं है वो मैं नहीं कर सकती, बात सीधी है। समझ में आ गई? सो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस। ओके, आगे। एंड ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। The genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field. देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने मांगा कंपनी से, ठीक है, कि यार मुझे ना इस डेटर को चेक करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगता है, मुझे इस एफडी को चेक करने के लिए एफडी सर्टिफिकेट चाहिए, लगेगा ना, एफडी आएगी एसेट के अंदर, चेक करोगे, सर्टिफिकेट मांगोगे। उसकी जेन्युइननेस, क्लियर, वो सर्टिफिकेट भी तो सही होना चाहिए। जाली होते हैं आधे से ज्यादा चीजें तो आजकल, वो सर्टिफिकेट जाली नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज फेक नहीं है, ये मैं 100% नहीं बता सकती, क्योंकि इसकी भी पढ़ाई मैंने नहीं की है। डॉक्यूमेंट कौन सा लेना है इस चीज के अगेंस्ट ये मुझे पता है, पर ये डॉक्यूमेंट 100% जेन्युइन है क्या, ये मुझे शायद नहीं पता हो सकता। ऊपर से तो मैं चेक करूंगी, मेरी ड्यूटी तो बनती है उसकी जेन्युइननेस चेक करने की, लेकिन उस पे मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है, उसमें मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं उसकी जेन्युइननेस को 100% क्या कर सकूं, वेरीफाई कर सकूं। तो ये पहले ही स्कोप में लिख दिया, या सब कुछ मेरे स्कोप में आता है। एक्चुअली पता है क्यों लिखा है, क्योंकि पहले पॉइंट में क्या लिखा, यू हैव टू चेक ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द एस्पेक्ट। तो सब कुछ मुझे चेक करना है, मैं मान रही हूं, लेकिन जो चीज मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है वो मेरे स्कोप में नहीं आती। और ना ये चीजें ऑथेंटिक है या नहीं है, ये प्रॉपर है या नहीं है डॉक्यूमेंट, इसकी जेन्युइननेस चेक करना भी मेरे उसके अंदर, क्षमता के अंदर नहीं आता। ओके, तो इन चीजों पर मुझ पर आगे उंगली नहीं उठाई जाएगी। परफेक्ट। आप जब भी स्कोप लिख कर आओगे ना, आप ये दोनों पॉइंट मिस नहीं करोगे। ये दोनों पॉइंट स्कोप को ही पूरा करते हैं बेटा, इन दोनों पॉइंट के बिना आपका स्कोप पूरा नहीं होता। ओके, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, बोलो क्या बच गया इस चैप्टर में। बेनिफिट्स तो कर लिए थे हमने, है ना? ओके ओके ओके, ये करवाऊं कि नहीं करवाऊं? ठीक है। क्वालिटी तो करानी है। कोई दूसरी मॉड्यूल नहीं लाया आज? लाया, देना मुझे तो। एक्चुअली जो ये सेकंड पार्ट जो आपके दिया हुआ है ना, ये इतना रेलेवेंट नहीं है चैप्टर का, इसलिए मैं कभी नहीं कराती स्टार्टिंग में, बट देखते हैं। अरे सुबह पहले बैटरी लो, देव मॉड्यूल लो। लाओ भाई, ऑर्डरिंग इन इंश्योरेंस, ऑर्डरिंग इन एथिक्स, सॉरी मॉड्यूल 2, नाम बदल दिया है मेरे सब्जेक्ट का इन्होंने पूरा ही। तो मॉड्यूल 1 है बेटा, नहीं 2 है। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव जो हमारा पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्राम, सेम है पिछली बार से। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सेम ही होगा। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बकवास। 6 डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू, रिपोर्ट दे रखा है, बैंक दे रखा है, एथिक्स दे रखी है। दिस इज ओनली, दो ही मॉड्यूल आई होगी, तीसरा कुछ नहीं आया।
चलो आज एक ये टॉपिक तो करो, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, फिर आगे का करेंगे। टॉपिक आपके दिया हुआ है कहीं पे, तो देखो कहाँ दिया हुआ है आपकी बुक में। ये चलो देखो, आज का हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ, एक अच्छे ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, देखो दो तरह की क्वालिटी पोजेस करना चाहिए कोई भी ऑडिटर। एक होता है टेक्निकल और एक होता है पर्सनल। टेक्निकल क्वालिटी का मतलब है उसे सारी अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट के नाम बोलो, उसे सारी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे सारा डायरेक्ट टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, उसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और बोलो हाँ थोड़ा बहुत उसे कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली जितना भी ये पढ़ाई वाला जो नॉलेज होता है ना, ये कौन सी स्किल को काउंट करता है? टेक्निकल, कि मुझे जो भी मेरी फील्ड है, जो मेरा फाइनेंस का फील्ड है, मुझे उसके बारे में कितना नॉलेज है। क्या इस चीज के बिना तुम ऑडिटर अच्छे बन सकते हो? अरे यार ऑडिटर ही नहीं बन सकते, है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये तो साइन क्यों नॉन है, मतलब होना ही चाहिए, एसेंशियल है, वेरी एसेंशियल है। लेकिन इससे भी जरूरी है कुछ पर्सनल क्वालिटीज। देखो ऑडिटर क्या बोल रहा है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है या नहीं है, उसकी बातों पर हजारों लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो ही ऑनेस्ट नहीं होगा तो हजारों लोग का डिसीजन तो डेफिनेटली क्या होना है, गलत ही होना है। पहली क्वालिटी जो इसके अंदर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी। क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी। वो जो भी काम करता है किसके साथ करेगा? दूसरा होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो भी काम करेगा अपना फोकस के साथ करेगा, उस अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करेगा, कोई भी इधर उधर दिमाग लगाकर काम नहीं करेगा। फोकस होना बहुत ही जरूरी है। और बोलो क्या पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए? और टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस का मतलब होता है एक ऑडिटर को कितने लोगों के साथ डील करना पड़ता है बेटा। कंपनी के डायरेक्टर से लेकर छोटे से छोटे एम्प्लॉय तक के साथ भी क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। इसीलिए उसको ह्यूमन बिहेवियरल नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। ओके, वरना कोई भी क्या बना देगा, पागल बना देगा। पागल बनाने वाले तो हजारों बैठे। तुम्हें क्या लगता है कंपनी वाले ज्यादा बड़े कि ऑडिटर ज्यादा बड़ा है? कंपनी यार, बिजनेस तो वही कर रहा है, हम तो अल्टीमेटली तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। देखो बिजनेस तो बिजनेस होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, वो हमारे जैसे 50 ऑडिटर भी क्या कर सकता है, हायर कर सकता है। ठीक है, जरूरत हाँ उनको भी हमारी है, पर हमें उनकी ज्यादा है। और इसीलिए ऐसे लोगों से डील करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। सोचो जो तुम्हें फीस दे रहा है, तुम उसी के एफएस में कमी निकालोगे, वो निकालने देगा क्या इतनी आसानी से? बिल्कुल नहीं निकालने देते बेटा। पता है प्रैक्टिकली तो बहुत अलग होता है। प्रैक्टिकली तो कोई अगर छोटा मोटा एरर फ्रॉड मिलता भी है तो हम बता देते हैं कि यार ये गड़बड़ है तुम्हारा, हम रिपोर्ट में देंगे। काय का रिपोर्ट में दोगे, हटा दो, क्या चाहिए वो बता दो, है ना। लेकिन लेकिन लीगली ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, इसीलिए क्या बोला गया है, टैक्टफुलनेस बहुत जरूरी है बेटा। वो हमें 2 दिन में निकाल देगा अगर हम उसके जाति कमियां बताने लग गए ना, धनाधन धनाधन। इसलिए लोगों से बात करने का तरीका आना बहुत ही जरूरी है। कैसे सोचो कोई एकदम छुपा हुआ फ्रॉड तुम ढूंढ सकते हो अगर तुम्हें लोगों को डील करना ही नहीं आता। लोगों से बातें निकलवाना, लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये सब टैक्टफुलनेस का पार्ट है, ये उसकी पर्सनल क्वालिटी का हिस्सा है। ओके, तो यही सब बातें यहां पर आपके पास दे रखी है। और पर्सनल क्वालिटी में बोलूं तो रिलायबल तो होगा ही डेफिनेटली। हाँ, एक उसके अंदर एक और चीज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत बड़ा पर्सनल ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हजारों कंपनीज का पर्सनल डेटा होता है, इंटरनल डेटा होता है। चेकिंग के टाइम पे अगर एक कॉम्पिटिटर को दूसरे को बता दिया, ठीक है, ऑडिटर ही अगर ऐसा, वो क्या कौन सी कहावत होती है, वो घर का भेदी। हाँ, तो अगर उसने ऐसी लंका ढहा दी ना बेटा, तो सारी लंका ढह ही जाएगी फिर। ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का एथिकल नेचर होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनल क्वालिटीज जो ऑडिटर में होनी जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल से कुछ नहीं होता। ओके, टेक्निकल तो होगी, टेक्निकल के बिना सीए कैसे बनेगा यार? तो टेक्निकल तो ऑटोमेटिकली होगी, पर पर्सनल क्वालिटीज होनी बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? Auditor is concerned with the reporting on financial matters of business and other institution. Financial matter inherently are to be set with the problems of the human fallibility, errors and frauds and
फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट। क्या बोलता है कि फाइनेंशियल मैटर पर ही ऑडिटर को क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। और ये जो फाइनेंशियल मैटर है ये डेफिनेटली फ्रॉड और एरर से क्या होते हैं बेटा, भरे हुए होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन फॉलिबिलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन है, लोगों ने बनाया है तो एरर होना बहुत ही लाजमी है, और लोगों ने बनाया ना तो फ्रॉड होना भी बहुत ही लाजमी है। ठीक है, ओके। द क्वालिटीज रिक्वायर आर टैक्टफुलनेस, कॉशन, कॉशन क्या होता है, सतर्क रह के काम करना। फर्मनेस मतलब जो अगले ने कह दिया सो कह दिया, ओके। गुड टेम्पर, ये बहुत जरूरी है, जो हमारे पास आजकल बेटा बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सुनाना भी पड़ता है। ठीक है, तो आपका टेम्पर लूज नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हो, नहीं दे रहे। कल ही बात करी थी, परसों ही, ओके। इन्वेस्टिगेशन के जैसे थप्पड़ नहीं मार सकते, टेम्पर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। टेम्पर का मतलब ये नहीं खाली गुस्सा आना, टेम्पर हर चीज में काम करता है, खाली गुस्सा आने को टेम्पर नहीं बोलते, ओके। कौन सी जगह, कौन सी टोन में, किस तरह से बात करनी है, ये भी आपका टेम्पर ही कहलाता है, ओके। आज अगर समझो तुम आपस में बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो अरे यार पागल है क्या, हाँ चल बे, तुम मुझसे बात कर रहे हो, सेम तरह से कर सकते, नहीं कर सकते, चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। टेम्पर तुम्हारा वहां मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है, ओके, चाहे कैसी भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही हो। इंटीग्रिटी मैंने अभी जस्ट बताया, ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है। डिस्क्रिशन, कोई भी जब तुम एक्ट करते हो डिस्क्रिशनरी एक्ट करोगे, सोच समझ कर वो डिसीजन लोगे। इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं चली गई रिलायंस के ऑडिट करने, मुझे टेलीकम्युनिकेशन का टी भी नहीं पता, कर लो ऑडिट, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जजमेंट तो बेटा मुझे हर कदम कदम पर लगाना है, तो जजमेंट मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर हेडेडनेस होनी बहुत जरूरी है। क्लियर माइंड है मेरा, ठीक है, कि मुझे जाना है आज, ये 5 चीजें चेक करनी है, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आई शुड बी वेरी क्लियर। कंफ्यूजिंग नेचर मेरा नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाला बैठा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, ओके। रिलायबिलिटी तो मुझ में होनी चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज दैट डू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू मेक अ गुड ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन ऑडिटर मस्ट हैव द शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट। ही मस्ट हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय द एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट मेरा माइंड होना चाहिए कि भाई मैं किसी और की इच्छा के अधीन काम नहीं करूंगा, मैं जो भी काम करूंगा मैं इंडिपेंडेंस के साथ करूंगा, मेरा माइंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरा अपीयरेंस भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद और इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, कल्चर वाला आदमी होना चाहिए, मतलब ये देखो नैतिक मूल्य जिसके अच्छे नहीं है ना वो अच्छा ह्यूमन ही नहीं होता है, तो अच्छा ऑडिटर तो कैसे ही बनेगा। तो अच्छा ऑडिटर के लिए आपके कल्चर बेसिक्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। Auditor who holds a position of trust must have the basic human quality apart from the technical requirement. He is called upon constantly to critically review the financial statement, and it is obviously useless for him to attempt that task unless his own knowledge is that of an expert. जब तक कि उसको खुद को एक्सपर्ट जैसा नॉलेज नहीं होगा वो किसी चीज की चेकिंग नहीं कर सकता, उसको बुलाना क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको टेक्निकल के साथ साथ पर्सनल क्वालिटीज में भी अच्छा होना जरूरी है। An exhaustive knowledge of accounting in all the branches is sine qua non for the practice of auditing. He must know thoroughly all accounting principles and technique. ये तो कोई बताने की बात भी नहीं थी, मतलब अकाउंटिंग का नॉलेज होना तो जरूरी है। तो तुम जिस चीज की चेकिंग कर रहे हो उसका नॉलेज तो मुझे पहले होना चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 साल खाली पढ़ाया क्या जा रहा है यहाँ पे, सब कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड है बेटा। देखो तुम इतनी मोटी बुक अकाउंट्स की पढ़ते हो, एडवांस एक ही होगी ना अकाउंट सब, ठीक है, फिर भी इतनी मोटी बुक तुम अकाउंट्स की पढ़ते हो, इतनी मोटी बुक तुम कॉस्टिंग की पढ़ते हो, क्या जाके अकाउंटिंग करते हो क्या? ये बनने के बाद बीकॉम ही कर लेती, मुझे अकाउंटिंग ही करनी होती तो, है ना। फिर भी तुम्हें उस जिसको अकाउंटिंग करनी है ना उससे भी 1000 गुना नॉलेज दिया जा रहा है अकाउंट्स का, क्योंकि तुम्हें उसको चेक करना है, ओके। जब तक कि तुम्हें फ्लॉज का पता नहीं होगा, तुम्हें ना रियलिटी का पता नहीं होगा, तो तुम उसे चेक कैसे करोगे? चेक करने से पहले बनाना तो आना चाहिए, खाली चेक करना सिखा दो, चेक तो कोई भी कर लेगा बेटा, ठीक है। जज बनने के लिए ना हर आदमी तैयार होता है, पर उसके लिए पहले आपको उसके ग्राउंड पे उतरना पड़ता है कि आपको भी वो चीज परफेक्टली आती है, तभी आपको लोग इतना पूछेंगे। ये है आपकी क्वालिटीज की बात, ओके। अब देखो जो नीचे जो ये आपका पार्ट 1 खत्म हो गया चैप्टर 1 का, ठीक है, जो मेजर पार्ट था, ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, करवाना तो है ही खैर।
पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये अभी। ओके, ये वाला पार्ट हम थोड़े दिन बाद करेंगे, ठीक है, जब तुम्हें समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहा है। उससे पहले मैं हल्का सा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ। मैंने तुम्हें शायद पहले भी आइडिया दिया हुआ है कि हमारे ऑडिट के अंदर जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं, वैसे ही बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ 39-40 ऐसे हैं। आपके कोर्स में कितने हैं? जितने आपकी बुक में दे रखे हैं उतने ही आपके कोर्स में हैं, ठीक है। फाइनल में सारे आ जाते हैं। इंटर लेवल पे इस बार तो बहुत ही, मुझे लग रहा है बहुत ही कम कर दिया इन्होंने स्टैंडर्ड्स को। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी कि वो बेंचमार्क होता है कि तुम अच्छी ऑडिट कैसे करोगे, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन परफेक्टली कैसे लगाना है वो एएस 6 बताता था किसी टाइम पे, आपको रिलेटेड पार्टी एएस 18 बताता है कि कैसे डील करना है। वैसे ही अलग अलग एस्पेक्ट दिए हुए हैं, वो कहाँ दिए हुए हैं? आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में क्या करना है, चेक करना है यार मैं इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं, इंडिपेंडेंस वर्ड क्योंकि बहुत जरूरी है इसमें, आप ऐसे 200 देखो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं एविडेंस की, ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है या इस चीज के लिए कौन सा एविडेंस अच्छा है, वो आप देखो ऑडिट एविडेंस के ऐसे में ऐसे 500। ओके, बात समझ में आ रही है। और स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगी, इसका बेंचमार्क दिया हुआ है ऐसे 700, 701, 705। तो हर एक मैटर के लिए क्या दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी इस चैप्टर में कौन सा स्टैंडर्ड लिंक हुआ था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के टाइम पे कौन सा स्टैंडर्ड लिंक हुआ था। तो अगर आपको देखना है कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एज एन ऑडिटर, कहां देखोगे, ऐसे। तो यहाँ पे ना बीच बीच में स्टैंडर्ड को क्या किया गया है, सब जगह लिंक किया गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, मुझे पता है इसमें छोटा सा टॉपिक और बचा है ऊपर, पढ़ लो यार वो। मैं तुम्हें ना होमवर्क देने वाली थी वो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं करोगे नहीं करोगे। नहीं 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 करोगे, ये खाली रीडिंग टॉपिक है, कोई भी रीड कर लो। इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑडिट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिश्ता है, तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, हाँ, ऐसा ही बकवास टॉपिक है जैसा इसका नाम है। ओके, तो एक बार पढ़ लेंगे खाली ये, जैसे कि ऑडिट और अकाउंट का क्या रिश्ता है, ऑडिट और लॉ का क्या रिश्ता है, बिहेवियरल साइंस का क्या रिश्ता है। ऑडिट का हर सब्जेक्ट के साथ क्या है बेटा, बहुत ही खासम खास रिलेशन होता है। मुझे पता अकाउंट्स के साथ क्या रिश्ता है, सबसे गहरा रिश्ता है किसके साथ है, जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं पे तो क्या चालू होती है, जहां पे अकाउंटिंग खत्म होगी वहीं से तो हम क्या चालू करेंगे, चेकिंग करना चालू करेंगे। सो ऑडिट एंड अकाउंट्स हैज अ वेरी वेरी डीप रिलेशनशिप। क्या हुआ, ठीक है, चलो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ते चलो, एक एक बच्चा यहां से चालू करो। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या होता है, विच टेक नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट। ओके, तो बहुत सारे सब्जेक्ट से ये जुड़ा हुआ है। बीसीके में भी हमने ये शब्द कहीं ना कहीं पढ़ा था। चलो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, अरे भाई तुम ही पढ़ो ना, पहला पॉइंट तो पढ़ा नहीं तुमने। कोई दिक्कत है इसके अंदर, हमें इंफॉर्मेशन पर ही क्या देना है, अपना ओपिनियन देना है, तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले। अकाउंट्स पर ही तो ओपिनियन देना है। आगे लॉ के साथ क्या कनेक्शन है, पढ़। मुझे मेरा ऑडिट का लॉ के साथ क्या कनेक्शन है, जब तक मुझे लॉ का पता नहीं होगा मैं कैसे देखूंगी कि इस कंपनी ने लॉ को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया। कंपनी लॉ का पता ही नहीं है, तुम कंपनी के ऑडिट करने चले गए, तुम कैसे जान पाओगे कि उसने कोई कंपनी लॉ में कोई फ्रॉड किया है या फिर नहीं किया, कोई एरर है या फिर नहीं है, पहले लॉ का पता तो होना चाहिए ना। अभी जस्ट तुम्हें मैंने फेमा वाली बात बताई थी, ठीक है, कि उसमें डेटा 90% क्या थे, फॉरेन डेटर्स थे, नोट आना जरूरी है, फेमा के अंडर कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, पर तुम्हें फेमा का ही नहीं पता तो तुम उसकी इंफॉर्मेशन चेक कहां से करोगे कि उसने रिक्वायरमेंट, उसने नोट दिया है या नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं कि नोट देना भी है क्या, तो उसके लिए पहले उसे लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए तुम्हें लॉ पढ़ाया जाता है। आगे बिहेवियरल साइंस,
ये मैं पूरे दिन से आज मुझे लगता है यही बात समझा रही हूँ कि हजारों लोगों के साथ डील करना पड़ता है। ह्यूमन बिहेवियर का पता होना बहुत जरूरी है। हम इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगले की आंखों में देख के ना झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पकड़ पाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सफाई से झूठ बोलते हैं। इतनी सफाई से तो लोग सच भी नहीं बोलते जितनी सफाई से लोग झूठ, इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना भी आना चाहिए। झूठ बोलना बहुत जरूरी है आना, एज बतौर ऑडिटर, बतौर सीए के अरे डेफिनेटली। तुम्हें पता है इंटरव्यूज जब होते हैं ना, कोई भी इंटरव्यू में मतलब एक पॉइंट टेक्निकल स्किल्स चेक करी जाती है, लेकिन सबको पता है सीए बनने के बाद अगर आपका बेसिक इंटरव्यू कोई भी लेगा तो बच्चा इतना पढ़ के आया तो उसे बेसिक एएस का तो पता होगा ही, बट नहीं होता कभी कभी अपने को, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस का पता नहीं होता। उसमें चेक क्या करते हैं आपका, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस। मतलब इस हद तक भी कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, सामने वाले को क्लियर पता है कि ये गलत बोल रहा है, फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं लोग। ने क्यों क्या बोला है, कॉन्फिडेंटली बोला है। सर एएस 18 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बातें करता है, बोलेगा कि पीपीई की बातें करता है, डेफिनेटली पीपीई की करता है सर, कैसे नहीं करता, उसमें ये बता रखा है। तो बोलेगा आर यू श्योर कि पीपीई की करता है, आई एम वेरी श्योर। बच्चे में कुछ और हो नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस भर के है ना। झूठ भी सामने वाला ऐसे बोल रहा है, सर बहुत बारिश आ रही थी मैं इसलिए लेट हो गया, पर मैं तो आया जब बारिश ही नहीं आ रही थी, पर सर मैं आया जब बारिश आ रही थी, मैं गिरा भी पर मैं उठ के आ गया। तो आपको एकदम क्लियर पता है कि झूठ बोल रहा है, पर कैसे बोल रहा है, झूठ बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिहेवियरल साइंस का पता होना बेटा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना बहुत शातिर लोगों के साथ डील कर रहे हो। शकुनी बैठे होते हैं कंपनी में, फ्रॉड तभी तो होते हैं, है ना। अब शकुनी के साथ डील करने के लिए तो हाँ बनना पड़ता है। बिहेवियरल साइंस का पता होना वहीं से आती है, बिहेवियरल साइंस सारी उनको सारा पता होता था ना कि कौन कैसे बात कर रहा है, सच कर रहा है, झूठ कर रहा है, फिर भी सामने वाले को रियलाइज नहीं होने देते थे कि मुझे तेरा पता है भाई कि जो तू बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। ओके, दैट इज अ बिहेवियरल साइंस। ओके, ये भी एक साइंस है, सब्जेक्ट होता है बिहेवियरल साइंस भी एक बहुत बड़ा। आगे ये जो तुम फाउंडेशन से स्टैट्स पढ़ते आते हो, मैं हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकती, मुझे सैंपल छांटने पड़ते हैं। सैंपल छांटते हैं ऐसे नहीं हूं मैं, मतलब आंख बंद करके 1 2 3 4 यार ये वाला ले लो चलो, है ना, नहीं। स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता है, पर्टिकुलर साइंस लगाते हैं अपन, फॉर्मूलाज लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाले जो तुम्हारे फॉर्मूलाज होते हैं, रिग्रेशन वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, इनको लगाकर ही क्या निकाले जाते हैं, सैंपल निकाले जाते हैं। हम नहीं लगाते हैं प्रैक्टिकली, हम एक ऐप में डाल देते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन, वो अपने आप सैंपल छांट के दे देता है, ठीक है। लेकिन वो ऐप भी बेटा स्टैटिस्टिक्स ही लगाता है, तो स्टैट्स के साथ भी ऑडिट का कनेक्शन होता है। आगे ठीक है, यार देश की अर्थव्यवस्था का तो पता होना ही चाहिए, तो इकोनॉमिक्स का तो मुझे डेफिनेटली नॉलेज हो गई। ठीक है। फंड फ्लो, एफएम का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। एफएम का मतलब जैसे कि रेशियोज, फिनेंशियल एनालिसिस। देखो रेशियोज का पता होना मुझे क्यों जरूरी है, रेशियो वेशियो अकाउंटिंग नहीं है, ये एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अभी आप पढ़ते भी होंगे मुझे लग रहा है ना, एफएम होगी ना सब्जेक्ट में। हाँ, तो एफएम का नॉलेज क्यों दिया जा रहा है मुझे, अगेन क्योंकि मुझे ना इंफॉर्मेशन की चेकिंग करनी है, ठीक है। करंट एसेट्स दिख रहे हैं, करंट लायबिलिटी दिख रही है, करंट एसेट 2 लाख दिख रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। करंट लायबिलिटी दिख रही है, जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे मिल गए, करंट लायबिलिटी में भी क्या लगा दिया, टिक लगा दिया, बोल दो ट्रू और फेयर है। उनका जो लिक्विड रेशियो है ना वो बहुत ही बेकार है। लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है, 2 शब्द बोले तो उनसे निकलता होगा पक्का, है ना। करंट एसेट अपॉन, तुमने रेशियो लगाया, देखा, पिछली बार से कंपेयर किया, पिछली बार का तो बहुत अच्छा था, इस बार का बहुत खराब है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ क्या है, गड़बड़ है। ये तुम्हारा एनालिसिस है, ये ऑडिटर का काम है। खाली डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना काम नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। वो तो एक लिस्ट बना दो, इसके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो, कर लो, कंपनी फर्जी दे देगी और तुम फर्जी ट्रू एंड फेयर बोल दो, नहीं। लेकिन हमारा किसके साथ कनेक्शन है बेटा, इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्शन है, इसीलिए आपको एफएम की नॉलेज दे रहे हैं, इसीलिए आपको लॉ की नॉलेज दे रहे हैं। इस कंपनी ने लॉ फॉलो किया या नहीं ये थोड़ी ऑडिटर को बताना है, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन पर क्या देना है, ओपिनियन
देना है, इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ओके, सो एफएम के साथ भी इसका बहुत गहरा रिश्ता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1, ये ही आपका बेसिक चैप्टर नंबर 1 है। जो सेकंड पोर्शन दिया हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, आउट ऑफ ट्रैक है थोड़ा सा। देखो तुम्हें वो पेज नंबर 1.8 पर आओ, तुम्हें हल्का सा ना एक आइडिया देती हूँ। देखो इसमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ एसे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसे। देखो इसमें ना जितना भी ऑडिट का इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो कौन से स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, 100 से लेके 199 तक के में, ठीक है, जो हमारे पास है नहीं। जनरल प्रिंसिपल जैसे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, इंडिपेंडेंस की बात हो गई, ये कौन से स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, 200 से लेके 299। आप 200 से 299 तक की लिस्ट देख लो, आपको सारे जनरल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। रिस्क के बारे में जितनी भी बातें करी गई है वो करी गई है 300 से लेके 499 तक के स्टैंडर्ड में। एविडेंस के बारे में जितनी बातें करी गई है वो करी गई है 500 से 599 तक के स्टैंडर्ड। जैसे कि ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड ही कौन सा है, ऐसे 500, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जैसे कि ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बुक्स में बैंक का बैलेंस दिख रहा है 2 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस शीट के अंदर। मैंने बैंक से ही कंफर्म कर लिया, भाई तुम्हारे पास भी एबीसी लिमिटेड का बैलेंस 2 करोड़ दिख रहा है क्या, बात ही खत्म। इससे पुख्ता एविडेंस क्या होगा, सामने वाली पार्टी से क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये स्टैंडर्ड आता है 501। सीरीज कौन सी हो गई, 500 से 599 के बीच की सीरीज हो गई। ऐसे 599 तक आपको खाली एविडेंस ही एविडेंस की बातें मिलेगी। यूजिंग वर्क ऑफ अदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोविजन कैलकुलेट करना मेरी क्षमता में नहीं आता है ना, तो कभी कभी मुझे किसी और के काम को भी क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, कभी एक्सपर्ट के काम को, कभी किसी और के काम को। तो इन सबसे रिलेटेड बातें कहां दी हुई है, 600 से 699 तक में। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो जस्ट अभी मैंने बोला ही था, ऐसे 700 के अराउंड सारी बातें दी हुई है। तो 799 तक में सारी रिपोर्ट की बातें दी है। और स्पेशलाइज्ड एरिया, या भी आपके कोर्स में भी नहीं है, 800 से 899 में कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया की बातें दी हुई है। तो आपके इस तरह से ना 100 से लेके 899 तक SA आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अब मैम 0 से लेके 99 तक क्या आता है, फिर वो दूसरा आता है, वो आगे बताऊंगी। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसका नंबर कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है बेटा, से कहां तक, वहां तक आपके क्या आते हैं, ऐसे आते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिस्ट क्यों नहीं दी इन्होंने पता नहीं, मैं दे दूंगी लिस्ट उनको। चलो ओके, आप फटाफट बैठोगे, वैसे 11:30 हो गया है, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस 5 मिनट्स यू हैव। इनहेरेंट लिमिट मैं लिखवाऊंगी, लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, वो लास्ट टाइम कॉपी मैंने चेक नहीं करी है और लो, ठीक है। रुको रुको, मैं उनको चेक करके दूंगी, उस दिन लिखवाऊंगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कितना खुश हुआ है। लेकिन 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 उससे पहले 1 मिनट यार, कुछ लिखवाना है। ये चार्ट तुम बना लेना, मैं यार छोड़कर जा रही हूँ चार्ट, ठीक है। ये ना कुछ बेसिक टर्म्स है, ये तुमको लिख लो यार। ये एक्चुअली क्या हर पेज पर आ रही है और मुझे लग रहा है कि इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। ये आपको अभी लिखनी है, लिखो। हाँ वैसे मैंने उस पर भी भेजा है तुम्हें ग्रुप पे, है ना। मेरे को कल सबकी नोटबुक्स में ये सारी बेसिक डेफिनेशंस चाहिए, ऑल्दो अपन समझ चुके हैं। देखो मैं एक बार बताती हूँ, है ना। ऑडिट एविडेंस हर पेज पर आ रहा है, बेसिक टर्म है ऑडिट की। क्या होता है इसका मतलब, ऑल द इंफॉर्मेशन अपॉन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या करता है, बेस करता है। जैसे कि सबूत, इंटरनल कंट्रोल हम थॉरोली समझ चुके हैं, फिर भी देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा प्रोसीजर विच इज डिजाइंड बाय द, अच्छा आईसी कौन डिजाइन करता है, चेक कौन करता है, पर डिजाइन किसने किया है, हाँ तो डिजाइंड बाय मैनेजमेंट। क्यों डिजाइन किया है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्टॉप द फ्रॉडलेंट बिहेवियर। वो अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फ्रॉड को कम करने के लिए जो भी प्रोसीजर डिजाइन करे जाते हैं, पीछे बातें नहीं, जो भी प्रोसीजर डिजाइन करे जाते हैं वो सारे प्रोसीजर क्या कहलाते हैं, इंटरनल कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड, प्रोसेस टू प्रिवेंट द एम्प्लॉइज फ्रॉम स्टीलिंग एसेट एंड कमिटिंग द फ्रॉड। एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे, सेम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का। एफआरएफ वर्ड बहुत बार आ चुका है बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वैसे मैं इसका मतलब तुम्हें बता चुकी हूं।
द मैनर इन विच द एफएस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, जैसे कि कंपनी लॉ बोलता है कि कंपनीज के एफएस शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेंगे, सेम वैसे अलग अलग चीजें के हिसाब से उसके एफएस बनते हैं, वो उसका एफआरएफ कहलाता है। रिस्क का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं तुम्हें, रिस्क का मतलब है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, वो गलत ओपिनियन दे देगा, ये उसका क्या है, रिस्क है। ओके, यही रिस्क दिया हुआ है। चांसेस दैट ऑडिटर में इशू अ क्लीन रिपोर्ट ड्यू टू ऑडिटर्स फेलियर टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। रिस्क क्या है कि ऑडिटर गलती से कौन सी रिपोर्ट इशू कर देगा, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है ग्रीन फ्लैग, ओके, सही कि सब कुछ क्या है, सही है, क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गया मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में, ये उसका क्या है, रिस्क है। तो मैडम मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन दैट इज सफिशिएंटली इनकरेक्ट दैट इट मे इंपैक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी गलतियां जो कि किसी भी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है, वो उसका क्या कहलाती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पर ये आपको 100% नोट करनी है, साइड में कर लो, ब्लैंक पेज जो दिया हुआ है वहां पे पेज लगा लो, स्टिकी नोट्स बना लो, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो आपको किस तरह से अपनी बुक को सुंदर बनाना है वो आप देखो, पर ये आप नोट करके लाओगे, और जो नहीं करके लाएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मत बैठना, ठीक है। स्कोप वाला चार्ट बन जाना चाहिए, बेसिक ये हो जाना चाहिए, ये तुम्हें नीचे का नहीं लिखना है, बस यहीं तक ही लिख के लाना, इंडिपेंडेंस वाला मत लिख लेना नीचे।